बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात मुल्क में जारी सियासी कशमकश की। तहरीक इंसाफ ने रेड जोन की बंदिश के बायस इलेक्शन कमीशन का मुकाम और वक्त तब्दील कर दिया। कारकुनों को नादरा चौक के बजाय शाम 6 बजे F9 पार्क पहुंचने की हिदायत की है। PTI के अरकान पार्लियामेंट असद उमर की क़यादत में पार्लियामेंट के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये अहम मामला है। रेड जोन सील कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का मकाम तब्दील किया गया है। PTI के कारकुनान को F9 पार्क पहुंचने की कॉल दी गई है। इमरान खान शाम 7 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। असद उमर की ज़ेरे क़यादत अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन जाएंगे। PTI के रहनुमा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। PTI की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और अब रेड जोन की बंदिश के बायस इलेक्शन कमीशन का मकाम और वक्त तब्दील कर दिया गया है। कारकुनान को नादरा चौक के बजाय शाम 6 बजे F9 पार्क पहुंचने की हिदायत की गई है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान शाम 7 बजे इन कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। PTI के अरकान पार्लियामेंट असद उमर की क़यादत में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि रेड जोन में एहतजाज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के एहतजाज का कोई आईनी और कानूनी जवाज नहीं है। आईनी इदारों के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में रेड जोन के दौरे के मौके पर समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि PTI रहनुमाओं को पुरअमन तौर पर याददाश्त पेश करने की इजाज़त है। इमरान खान साहब जो है ना एहतजाज करने जा रहे हैं। उनका एहतजाज जो है इसमें कानूनी आइनी जवाज़ नहीं है। एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक आइनी अदारा है और उसने जो है वो एक फ़ैसला किया है। उस फैसले के ख़िलाफ़ उन्हें अपील में जाने का हक़ हासिल है। इस तरह से अगर आइनी जो ऑफिस हैं, अदालतें हैं, उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस तरह आप रोड पे आके एहतजाज करेंगे तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कानून में। पूरा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने यहाँ नादरा चौक में जो है वो कैंसिल करके F9 में चले गए हैं तो वहाँ पे उनको जो है वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने की इजाज़त है और वहाँ पे हम उनको सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। लेकिन रेड जोन में जो है वो हम दाखिल नहीं होने देंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब और DIG ऑपरेशन को कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करें कि अगर वो कोई याददाश्त या अपना कोई प्रोटेस्ट डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं पुरअमन तौर पे तो आगे कर दें। अब आपको ये खबर दें कि PDM ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। PDM ने इमरान खान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस दायर किया है। इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इस खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जैसा कहा जा रहा था PDM की जानिब से, PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, PDM की जानिब से दरअसल मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया है, जिसमें सदा की गई है कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो असासे बनाए हैं, जो घड़ियां बेच के पैसे लिए और उससे जो असासे बनाए जिससे उनके असासों में इजाफा भी हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जाहिर नहीं किए अपने गोशवारों में। इसलिए इमरान खान को आर्टिकल 62(1) के ऊपर उनके ऊपर इतला करते हुए इमरान खान को तायाद नाअहल करार दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान असासे जाहिर न करने पर मुतअद्दिद अरकान असम्बली को नाअहल करार दे चुका है। उसी कानून का इतला इमरान खान के ऊपर भी किया जाए और 62(1) के तहत इमरान खान को तायाद नाअहल करार दिया जाए। जी ठीक है, जुल्करनैन इकबाल हमें अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। रेफरेंस PDM ने आर्टिकल 63 के तहत दायर किया है। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से जमा करवाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ ज़ाहिर नहीं किए। इस रेफरेंस में ये कहा गया है इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। इस रेफरेंस में इस्तदा की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से PDM के हवाले से कहा जा रहा था और PDM बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रही थी कि इस मामले में वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इस मामले में जो भी आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा वो करेंगे। तो अब ये पेशरफ्त सामने आई है कि PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। PDM ने इमरान खान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत ये रेफरेंस दायर किया है। रेफरेंस PDM ने आर्टिकल 63 के तहत दायर किया है। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से जमा कराया गया है,
साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ ज़ाहिर नहीं किए। इस रेफरेंस में ये मेंशन किया गया है इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, रेफरेंस में ये इस्तदा की गई है। तो पीडीएम के हवाले से ये खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि पीडीएम ने ये रेफरेंस जो है वो दायर किया है। इस रेफरेंस में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ ज़ाहिर नहीं किए हैं, जबकि इस रेफरेंस में जो इस्तदा है वो ये है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस दायर किया गया और इससे पहले सिद्रा जैसे हमने देखा जो फॉरेन फंडिंग की इसका हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ दिया, उसके बाद से डेफिनेटली पीडीएम बहुत ज़्यादा मुतारिक है और पीडीएम का यही कहना है कि इस मामले में जो फैसला है वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। और जहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं की बात करें, हुकूमत की बात करें, तो उनका बार बार यही कहना है कि इमरान खान को इस इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ आने के बाद अपनी जो पार्टी सरबराही है उससे उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनको बरतरफ कर देना चाहिए। तो इस रेफरेंस में ऐसा भी कुछ कहा गया है। इस रेफरेंस में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ ज़ाहिर नहीं किए। इस वक्त वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सुनते हैं। बांग्लादेश है, तुर्की है, मिडल ईस्ट की जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, किसी भी कामयाब मुल्क को देखें उसमें कम अज़ कम 10-10 साल के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहा है और इसी के नतीजे में वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी ने जड़ें पकड़ी और इंस्टीट्यूशनलाइज हुई और उन्होंने एक मुस्तकिल ग्रोथ पे उन ममालिक को डाला। लेकिन जब हम 2 साल 3 साल के बाद अपने मुल्क में पॉलिसीज़ को तर्क कर देते हैं या उनको अबंडन कर देते हैं या रिवर्स कर देते हैं, तो उससे जो मुल्क की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ना सिर्फ ये कि हमारी इंस्टीट्यूशनल सलाहियत उन पॉलिसीज़ की नहीं मजबूत हो सकती, बल्कि हमारे मुल्क की जो साख है अपने इन्वेस्टर्स की रोशनी में और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स की रोशनी में वो बहुत मुतासर होती है। और इसी से जुड़ा हुआ मसला, जब आप इंस्टेबिलिटी लाएंगे तो रेंट सीकिंग बिहेवियर आता है और रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है वो गवर्नेंस में कभी पायदार मजबूत बुनियाद नहीं पैदा होने देता। तो इसीलिए हमारी हुकूमत जो कि आखिरी साल में आई है, हमारे पास 1 साल की टर्म है और हम इस 1 साल के अंदर जो चैलेंज अपने सामने समझते हैं वो 2 हैं। एक ये है कि पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकाला जाए जिसमें हमें पाकिस्तान मिला, और जो क्राइसिस हमें मिला उसकी एक निशानी ये है कि 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत आने से 10 दिन पहले पाकिस्तान में वजारत ख़जाना ने ऐलान कर दिया था कि लास्ट क्वार्टर डेवलपमेंट बजट के लिए देयर विल बी ज़ीरो रिलीज़, जिसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल को ख़जाना खाली हो चुका था। और ये ख़जाना खाली इसलिए हुआ था कि गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले किए गए। जब दुनिया में तेल की कीमतें और ज़रई अजनास की कीमतें यूक्रेन की जंग की वजह से बढ़ रही थी, तो हमारे यहाँ हमने सियासी बुनियादों पर उन चीज़ों को सस्ता किया जिससे ख़सारा बेकाबू हुआ और वो ख़सारा मुल्क के सारे वसाइल को निगल गया। और तकरीबन अप्रैल के इख्तिताम तक जो हमारे मईशतदान हैं और दुनिया के मईशतदान हैं वो ये तज्ज़िया कर रहे थे कि पाकिस्तान कितने हफ्ते और निकालेगा, पाकिस्तान श्रीलंका बनने में कितना वक्त और लेगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान साउथ एशिया में या एशिया में दूसरा श्रीलंका बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरा जो है वो टाल दिया गया है और वो ख़तरा टालने की बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसने वो बहादराना फ़ैसले किए, वो ऐसे अनपॉपुलर फ़ैसले किए जो मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर थे लेकिन सियासी साख के लिए एक जानिब एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं, दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुरू करें, फिर हम देखते हैं। अपने बेटों को, अपनी औलाद को आप सिक्योर करके बरतानिया में रखकर बैठे हो और हमारे कौम के बच्चों को, कौम के नौजवानों को आप गलत किस्म के लेक्चर्स दे के, गलत किस्म के झूठे प्रोपेगेंडा करके आप चाहते हो कि वो आके सड़कों पे जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़े। ये कहीं भी नहीं हो सकता। अगर आपको इतना तहरीक चलाने का शौक़ है, इतना जिदोजहद करने का शौक़ है, तो आप खुद सड़कों पर आएँ, अपने बच्चों को सड़कों पर लाएँ। खुद बन्नी गाला में आप मज़े के साथ बैठे हुए हो, आपके वर्करों को आप बोलते हो कि वो आगे परेशानी देखें, आप खुद आगे लीड करो ना, हिम्मत करो। आप आज भी आप चाहते हो कि मुल्क में अनारकी हो,
जब से इसकी हुकूमत गई है, जो जो बातें इसने हमारे मुमलिकत के बारे में की हैं, हमारे मुल्क के बारे में की हैं, हमारे सरजमीन के बारे में की हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी मुहिब वतन शख्स इस तरह की बातें नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तान से प्यार करने वाला शख्स ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान पे एटम बम गिरे, खुदा ना खास्ता, या कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों। ये बेहुदा ख्यालात और ये कराची में शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अपने बच्चों को बरतानिया भेजकर कौम के बच्चों को सड़कों पर ला रहे हो। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI का एक्शन आया है और अगर फैसला ठीक है तो PTI सड़कों पर क्यों नहीं निकल रही। ममनुआ फंडिंग केस में फैसले के बाद PTI की इलेक्शन कमीशन पर दबाव की हिकमत अमली, एक जानिब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज की कॉल, दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल। रेफरेंस में सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से बरतरफ करने की इस्तदा की गई है। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सिकंदर सुल्तान राजा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतज़ामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर रहे। रेफरेंस में हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी जिक्र किया गया है। रेफरेंस में कहा गया कि गुज़श्ता माह PDM के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और PTI की फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला। मुलाकात के चंद रोज़ बाद ही ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से बरतरफ किया जाए। तोशाखाना स्कैंडल में भी इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर अयाज सादिक की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर अमल दरामद किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने पर वजीर आजम और आसिफ जरदारी को एतमाद में ले लिया। इससे मुतालिक बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, इसकी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली को जो कानूनी और आईनी माहिरीन उनकी जानिब से ये राय दी गई है कि तोशाखाना स्कैंडल में नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जा सकता है, और जब राय सामने आई तो उस पर स्पीकर ने रेफरेंस पर वज़ीर आज़म और साबिक सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया है। तोशाखाना स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्टिकल 62 के तहत नाअहल करवाया जा सकता है। कानूनी माहिरीन की ये राय सामने आई है और रेफरेंस में कानून और कवायद के खिलाफ तोशाखाना के सवाइद हासिल करके इन्फोर्स करने का इमरान खान पर इल्जाम आयद किया गया। इस हवाले से अब ये फैसला किया जा रहा है कि स्पीकर की जानिब से वाला तौर पर मंजूरी के बाद ये इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा, और वफाकी वजीर अयाज सादिक ने ये रेफरेंस जो है वो स्पीकर को भेजा था, जो अब इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड किया जाएगा। उस्मान, आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में होते हुए भी अमेरिका से माली रकूम और अतियात जमा किए। PTI ने 2018 से 2022 तक तकरीबन 29 करोड़ रुपए की माली रकूम हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड की छानबीन नहीं की। इस सिलसिले में भी बात करेंगे, लेकिन आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में होते हुए भी अमेरिका से माली रकूम और अतियात जमा किए। PTI ने 2018 से 2022 तक तकरीबन 29 करोड़ रुपए की माली रकूम हासिल की। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी साहब ने। जी सर, अपडेट कीजिए, किन दस्तावेजात का जायजा लिया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 से 2022 तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से फंड और डोनेशन इकट्ठे किए हैं, लगभग 29 करोड़ रुपए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पाकिस्तान में, उसकी तहकीकात अब तक नहीं की थी। जो अभी फैसला सामने आया है वह 2017 तक उन्होंने तहकीकात की थी। ये वो फंड्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने 4 कंपनियां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ बना के जनरेट किए थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। वहाँ से $10 लाख से ज़ायद 6,000 अफराद से इकट्ठे किए गए हैं। ये दस्तावेज़ात हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने अमेरिका से फ़ंड जनरेट करके वहाँ पर जमा करवाए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि वो अमेरिकन शहरी हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के। जो सबसे ज़ायद फ़ंड आए हैं वो 2018 अक्टूबर में $4,80,000 के फ़ंड्स इकट्ठे किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो पाकिस्तान में इनको मौसूल हुए। और फिर जो आखिरी किस्त आई है वो PTI के डॉक्टर अब्दुल्ला हैं। उन्होंने सिर्फ एक हफ़्ता पहले ही जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई पाकिस्तान में,
एक डिक्लेरेशन जमा करवाया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। इसी तरह से फ़ंड आते रहे, तो ये 10 लाख से ज़ायद के फ़ंड हैं। 2020 में, 2021 में, 2019 में भी फ़ंड आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन लोगों के नाम भी बताए गए हैं जो जिन्होंने डोनेट किया है पार्टी को। और अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डेटा और मालूमात वसूल हुई हैं। इन पे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा स्क्रूटनी शुरू करे पाकिस्तान। आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर दोबारा से स्क्रूटनी शुरू कर सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स जिनको इन्वेस्टिगेट आपने किया है जाहिद गशकोरी, ये बताइएगा कि इसके बाद अब पीटीआई के लिए क्या नई मुश्किल खड़ी हो सकती है? देखिए, ये लगता तो यही है कि तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वहाँ जो डिक्लेरेशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, उससे ये चीज़ें लग रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी, हुकूमत पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही थी, वहाँ पर उनके लोगों ने बताया है वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि वो फ़ंड जनरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। जो लोकल इंतज़ामिया थी वहाँ अमेरिका की पार्टी के जो डिस्कशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, और ये चीज़ बाकायदा लिखी हुई है। जिस तरह एक सैम खान अमेरिकी शहरी हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन वहाँ पर जमा करवाया था। उस रिस्पांस में ये चीज़ें मौजूद हैं कि पीटीआई यूएसए जो है वो डिफरेंट डिस्कशंस करती रही हैं वहाँ मकामी लोगों के साथ। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको पाकिस्तान का जो पीपीओ है, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उसमें जो प्रोहिबिटेड फंड्स हैं क्या ये पाए जाते हैं। ये एक न्यू स्क्रूटनी होगी जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग करता है किसी भी पार्टी के हवाले से, कि जो डोनेशन वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या वो कोई कंपनीज के साथ जुड़े लोग हैं। तो ये एक नया चैलेंज, लीगल चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए एक नया लीगल चैलेंज हो सकता है और इलेक्शन कमीशन दोबारा से स्क्रूटनी कर सकता है इसकी। जाहिद गशकोरी साहब आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर अहम सवालात उठा दिए। 2 रुकनी बेंच की दरख्वास्त गुजार को तैयारी करके आने की हिदायत। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब अदालत इस बात पर भी एक्शन लेगी कि एक शख्स ने दूसरे को क्या कहा। जरूरी महसूस किया तो खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकारीर से किन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई? सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार वकील से वजाहत मांग ली। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि एक शख्स के खिलाफ आर्टिकल 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हो सकता है और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका फोरम से रुजू क्यों नहीं किया गया। दरखास्त गुजार कौसैन फैसल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानात पर उन्हें बतौर शहरी तकलीफ पहुंची। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि तकलीफ पहुंचने पर 184(3) का केस कैसे बनता है। रियासत बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करे तो केस बन सकता है। वकील ने जवाब दिया, मुखालिफाना बयानबाजी से अदलिया, फौज और इलेक्शन कमीशन को कमजोर किया जा रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने दरखास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आपका काम अदालत को आगाह करना था, आपने कर दिया, बात खत्म। अदालत को जब मुनासिब लगा खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें तभी नोटिस जारी करेंगे। केस की आइंदा समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बैनुल-अक़वामी लुटेरा करार दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में उनका कहना था कि पाक पतन के बाद अब बनी गाला के बाहर भी चोर चोर के नारे लगेंगे। आबिद शेर अली के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर तो गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए, लेकिन इमरान खान की हमशीरा को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। अजीम फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, उससे इमरान खान चोर, डाकू, बल्कि इंटरनेशनल लुटेरा साबित हुआ है। ये एक ऐसा बनारसी ठग है जिसने पूरी कौम को चूना लगाया, पूरी दुनिया को चूना लगाया। कल पाकपतन शरीफ गया, वहाँ पे चोर चोर के नारे लगे। अब ये बनीगाला के बाहर भी चोर के नारे लगेंगे, जमान पाक के बाहर इसके चोर के नारे लगेंगे। इमरान नियाजी के साथ आरफ अलवी भी फंसता है। खसलत है इमरान नियाजी की जिसने पाकिस्तान के कल्चर को तबाह किया, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा, फिर मजहब का इस्तेमाल अपने मजमूम अज़ाइम के लिए किया। 1 रुपए की भी करप्शन नवाज शरीफ,
मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर साबित नहीं हो सकी, सिर्फ इल्जामात की हद तक, तो उनको मुल्क बदल कर दिया गया। चोर चूना लगाने वाला इमरान खान ये सादिक और अमीन है। मौसमियाती तब्दीली की वजीर वफाकी वजीर शहर रहमान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए PTI ने 8 साल इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला, झूठा बयान हल्फी दिया। झूठ का पुलंदा PTI के लिए आतिश फिशा बन गया है जो अब फटने ही वाला है। इमरान खान ने झूठ छुपाने के लिए मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश की। माहिरीन हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि जो फैसला आया है, जो स्टेट बैंक के सारे डेटा से आया है, मतलब स्टेट बैंक ने फराहम किया है, कोई इधर उधर की उड़ती हुई बातें नहीं हैं, तो उसके मुताबिक तो इन पर फौजदारी मुकदमात खुल सकते हैं, दीवानी मुकदमात खुल सकते हैं, आइनी मुकदमात खुल सकते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं। इनका इलेक्शन सिंबल का भी मसला बनता है, इनकी अपनी अहलियत का भी मसला बनता है। झूठ का अंबार जो लगाया गया है वो किसी नैरेटिव या किसी बयानिया या जहन बनाने या एहतजाज से नहीं छुपेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया है कि हुकूमत ने खौफजदा होकर इस्लामाबाद में रेड जोन बंद कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान में उमर अयूब का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत फैसले किए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स मुस्ताफ़ी हो जाएं। PTI रहनुमा के मुताबिक आज महंगाई 25% तक चली गई है। खौफजदा हैं कि इन्होंने पूरे के पूरे रेड जोन को बंद कर दिया। या फिर ये दूसरी बात हो सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो वहां पे मेंबर्स हैं, जो उन्होंने गलत फैसले एक के बाद दूसरे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हुकूमत के साथ मिली भुगत करके ये रास्ते ब्लॉक किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मेंबर्स को मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और हकीकी ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इन पे किसी किस्म का कोई एतबार ही नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन पे ये लोग उस दिन से डर रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान की अवाम इंशाअल्लाह ताला बैलेट पेपर के जरिए इनसे अपना हिसाब पूरा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 11.5% थी, आज 25% तक चली गई आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। शरह सूद ये मार्च में 2022 में 11% था, आज 15.5% तक चला गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौर में हुई हैं। गवर्नर स्टेट बैंक इमरान खान ने लगवाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान ने लगवाया। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक ने इमरान खान को बैरूनी हाथों में कठपुतली करार दिया। सब झूठ बोलते हैं, स्टेट बैंक भी झूठ बोलता है, इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोलता है, फाइनेंशियल टाइम्स वाला भी झूठ बोलता है, कीमैन की किताब भी झूठ बोलती है, जो फैसला आया है वो भी झूठ बोलता है। इनकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो 8 साल से वावेला मचा रहे वो भी झूठ बोलते हैं, जो इनकी पार्टी छोड़ के वो भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक सच्चा सादिक और अमीन जो कहता है कि वो मैंने तो बयान हल्फी दिया लेकिन मेरे अकाउंटेंट से पूछ, तो नवाज शरीफ के भी अकाउंटेंट से पूछ लेते भाई। ये तो एक बैनुल अक़वामी कठपुतली है, ये तो बैरूनी ताकतों के हाथों में कठपुतली है, यानी कमाल नौसरबाजी की दुकान। तो ये जो आपने 4 साल स्कीम चलाई है रियल एस्टेट वाली, जिसमें आपने बैनुल अक़वामी काला धन आपने दावत दी लेकर आए, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पाकिस्तान का काला धन इन्वेस्ट करें कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ये क्या था? यानी आपका काला धन भी सफ़ेद और लोगों का सफ़ेद धन भी काला। धरने तो दिए, अब आपको पता चला ये तमाम पैसे कहाँ से आ रहे थे और वो कौन सी बैरूनी ताकतें थी जो ये पैसे दे रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर्स के हमरा तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा, फॉरेन एजेंट की फॉरेन एडेड पार्टी के हेलीकॉप्टर के चंद मनाजिर मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में लिखा कि फॉरेन एजेंडा था कि तबाह कर दिया पाकिस्तान की मईशत को और मईशत ठीक ना हो, महंगाई कम ना हो और ना नौजवानों को रोज़गार मिले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं, आज हम मुआशी तौर पर IMF के ग़ुलाम हैं। हमें गिरबान में झांकना होगा कि 75 साल में मुल्क को क्या दिया। वो ममालिक जो हमसे पीछे थे हमसे बहुत आगे निकल गए। आज IMF के हम उनके आज ग़ुलाम हैं। ये कैसी आज़ादी है कि माशी तौर पर हम IMF के ग़ुलाम हैं और कहते हैं कि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है।
मुल्क को अगर 75 साल में हमने तरक्की और खुशहाली का वो तस्वीर कशी की होती, जो वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे आज हमसे आगे निकली, तमाम हुकूमतों को, चाहे वो सियासी हुकूमतें हैं या मार्शल लॉ, पाकिस्तान को 72 साल में हमने क्या दिया? ये है वो लम्हा फिक्रिया, ये है वो सवाल जिसके लिए हमें सबको, मुझे सबसे पहले और हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा और सवाल का जवाब तलाश करना होगा। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए और ओपन मार्केट में डॉलर 222 रुपए पर आ गया है। स्टेट बैंक के साबिक डिप्टी गवर्नर सईद अहमद ने कहा है कि डॉलर की कीमत आने वाले दिनों में 190 तक आ सकती है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इंटरबैंक मार्केट में आज भी डॉलर की कदर गिर रही है। कल तो काफ़ी बड़ी कमी आई थी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में, तो लग ये रहा है कि जैसे अब ये ट्रेंड जो है, जो रुपए की असल वैल्यू थी वहाँ पे जो है रुपया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक साबिक सईद अहमद साहब। डॉलर ऊपर चला गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह स्पेकुलेशन थी, ख़ास तौर पर IMF के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनमें एक सुकून आ गया है, ठहराव आ गया है कि ये मसला हल हो गया है, तो उसकी वजह से अब जो रुपया है वो अपनी असल कदर की तरफ आएगा, जो मेरे नज़दीक 190 के आसपास बनती है। गैर यकीनी ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर बहाल हो रही है और बहुत अच्छा साइन है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें भी मईशत की जो है वो ठीक होंगी और हो रही हैं। जी, मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब ने मुआशी बेहतरी की वजह अच्छे इंतजाम को करार दिया। समा से गुफ्तगू में आरिफ हबीब ने कहा कि फरवरी से जून के दरमियान में करंट अकाउंट खसारे और सब्सिडी ने मामलात ख़राब किए। उनके मुताबिक जिस तरह अब मामलात को बेहतर किया गया है, ये पहले भी किया जा सकता था। हम $1 बिलियन के लिए जो है वो गैर ममालिक से जो है इतनी खुशामदीद करते हैं, जबकि हम एक महीने में जो है 1.5 बिलियन रुपीस करंट अकाउंट डेफिसिट में फूंक देते हैं। अब भाई आप सबसे पहले इसी को ठीक करें जो अब ये ठीक हुआ है। जिस तरह मुझे सारा मामला सही मैनेजमेंट का लगता है। अगर वो मैनेजमेंट, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि 2022 के अंदर फरवरी से लेके अब तक जो भी फैसले जो है वो हुए कि जिसमें इतनी सारी सब्सिडी दे दी गई, इसमें जो है वो इतने फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो कर दी गई एंटोफागास्टा को, फिर उसके बाद जो है वो अभी जून में बहुत ज़्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट कर लिया गया, तो ये सारे फैसलों ने हिट किया था। अब ये है कि जुलाई में उनको होश आया है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों की पॉलिसी एक जैसी है, तो मीसाक के मईशत हम कहते हैं ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि उनके आपस में बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी हो रही है। फ़ी बैरल कीमत $96 तक आ गई है, जो गुज़श्ता 5 माह की कम तरीन सतह है। एक हफ्ते में तेल की कीमतों में $13 की कमी और करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी से तेल की मकामी कीमतों और महंगाई में भी कमी सामने आ सकती है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की इजाफी सहूलत देने की हामी भर ली है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के हुकाम का कहना है कि ब्रदर मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है, ताहम ऐलान वो खुद करेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, वज़ीर आज़म दुख की घड़ी में मुतासरीन के शाना बशाना। शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में टांक और DI खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म से बात करते हुए बुजुर्ग रो पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से ना बैठने का अज़्म। KP हुकूमत को भी मुतासरीन की बहाली के लिए मिलजुल कर काम करने का पैगाम दिया। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म के हमरा रहे। अवाम का वजीर आजम, मुश्किल घड़ी में अवाम के दरमियान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मिले, उनके दुख दर्द बांटे, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम से बात करते हुए बुजुर्ग रो पड़े। 60 साल चली गई, 60 साल से हमारे पास कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं।
वजीर आजम डेरा इस्माइल खान और टांग गए, जहाँ उन्हें नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इमदादी रकम 10 लाख रुपए तक करने की दरख्वास्त की। NDA में हम फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही 10 लाख और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी 10 लाख दे रही है, वो बढ़ा दिया है सर, तो आप भी 10 लाख कर दें। वजीर आजम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी जमात की हुकूमत है, लेकिन मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। ये पाकिस्तान का मामला, ये आपका मामला है, इसमें कोई सियासत नहीं होगी और कोई मिलावट नहीं होगी। वजीर आजम की फौज के सिपह सलार से क्या बात हुई, ये भी बताया। मैंने खुद सिपह सलार जनरल बाजवा साहब से, उनसे मैंने गुजारिश की कि मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान की जो कोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको वो हदायत जारी करें कि वो इस जॉइंट सर्वे में वो भरपूर ताउन करें, और उन्होंने कहा कि ये कौमी फर्ज है, मैं ये ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाबाक अफराद की तादाद 166 हो गई। PTM के मुताबिक सूबे में कम अज कम 15,000 मकानात तबाह हो चुके। दौरान सैलाब फराइज में गफलत पर मरकज बराए हंगामी इमदादी अमल के सरबराह को मुअत्तल कर दिया गया। अभी आपको ये खबर दें कि गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बढ़ने से सक्कर, घोटकी और शिकारपुर में कच्चे के 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने वाले पुलिस एहलकार भी पानी में फंस गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल। जी देखिए, पंजाब से निकला मजीद सैलाबी रेला जो सिंध की सरहदों में दाखिल हो गया है। गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला 3,84,984 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जिससे गुड्डू बैराज में पानी में इजाफा हुआ है। तो सक्खर, शिकारपुर, घोटकी के जो कच्चे का एरिया है वो ज़ेर-ए-आब आ गया है। 50 से ज्यादा जो देहात है वो पानी में डूब गए हैं। लोग जो पानी में फंसे हुए, यहाँ तक के घोटकी और कंदकोट पुल पर जो है काम करने वाले जो मुलाजिम थे और उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार थे जो उनके सिक्योरिटी के लिए तैनात थे, वो सैलाबी रेले में फंस गए हैं। यहाँ तक के जो वहाँ पे ठेकेदार है वो तो मशीन लेकर वो बाहर निकलाए गए हैं, लेकिन जो पुलिस एहलकार है वो सैलाबी रेले में फंसे हुए। उनका ये कहना है कि हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। वो खुद जो है अपनी मदद आप बताकर सैलाबी रेले में पानी से गुजर कर वो बाहर निकले। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने ताजरों पर लगाया जाने वाला टैक्स खत्म करने का फैसला कर लिया। ताजरों के बिजली के बिल्स में टैक्स खत्म किया जाएगा। बात कर लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, बिलाखिर ताजरों की सुनी गई है, क्या तासुरात हैं उनके? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने मुल्क भर के ताजरों की न सिर्फ वो आवाज़ बनी थी, बल्कि जो ताजरों के ऊपर बिजली के मीटर्स के ऊपर टैक्स लगाया गया था और उसमें इनकम टैक्स और उसके अलावा सेल्स टैक्स आयद किया गया था 6,000 से 30,000 रुपये माहाना के हवाले से, उससे वापस करने के लिए उन्होंने वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को हदायत की थी। उसके ऊपर ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ताजरों पर लगाया जाने वाला ये टैक्स ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने ताजरों के बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को खत्म करने का ये फैसला किया है, जिसका जल्द ऐलान जो है वो मुतवक्को है। और इस हवाले से ताजा रहनुमाओं से भी हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इसे बड़ा खुशाइन करार दिया। ताहम अभी तक इसका बताया यही जा रहा है ज़राए की तरफ से कि कुछ देर में इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी हो जाएगा। तफसील के लिए आपका शुक्रिया आसिम। कराची का जिला वस्ती बल्दियाती इदारों की नाहली और काम चोरी के सबब कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। बदबू और गंदगी ने लाखों मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। सफाई सुथराई ना होने की वजह से गुलबर्ग टाउन के मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। गलाजत, गंदगी और कचरे के ढेर बल्दिया बस्ती की सबसे बड़ी पहचान बन गए। गुलबर्ग टाउन में जगह जगह कचरे के अंबार की वजह से इलाके में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। अस्पताल, कॉलेज और मस्जिद के अतराफ जमा कचरे और गलाजत ने बल्दिया बस्ती की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सामने कार्डियो कॉलेज है, लेकिन यहाँ तकरीबन 2 फरलांग तक कचरा पूरा ढेर रहता है। बल्दिया वाले आते हैं, इधर से उन्होंने ब्लेड मारा, आगे कोने पे जमा कर दिया हॉस्पिटल वाली साइड पे। कीड़े मकोड़े जरासीम जब यहाँ से गुजरे इतनी स्मेल आती है और अजीब से सारा दिन वो
2-4 घंटे अजीब से हलक में महक और अजीब सी वो हालत कैफियत रहती है कि जैसे पता नहीं वॉमिटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। आप देख लें यहाँ से माता कचरा पड़ा है, कोई सफाई नहीं हो रही है और डेंगू वायरस हो रहा है। मेरी खुद भांजी को 2 हॉस्पिटल में अभी रह के आई हैं। इतनी गंदगी है यहाँ पे, इतनी गटर का पानी, बिल्कुल आप ना घर का दरवाज़ा खोल सकते हैं। हमारा थोड़ा सा दूर घर है लेकिन इतना बदबू आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं। कई बरस तक सियासी सरगर्मियों का मरकज रहने वाले अजीजाबाद का भी बहुत ही बुरा हाल है। लियाकत अली खान चौक के सामने वाली सड़क की हालत बता रही है कि इंतजामिया ने इस इलाके को मुकम्मल तौर पर लावारिस छोड़ रखा है। घरों के अतराफ जमा कचरे और गटर के पानी ने शहरियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं सर, मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, सड़ रहा है और वो गटर उबल रहे हैं। हम अपनी मदद आपके तहत ये लाइटें भी लगवाते हैं, ये कचरा भी उठवाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 30 करोड़ रुपए महाना बजट रखने वाली बल्दिया बस्ती जो हर महीने कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर ईंधन की मद में 50 से 55 लाख रुपए खर्च करती है। यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन ने सफाई सुथराई की खराब हालत पर अनोखी मंतक पेश करते हुए सारा मलबा शहरियों पर डाल दिया। ये जो कचरा है ना, दैट इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी ज़्यादातर, क्योंकि सिविक आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें कचरा हर कोई यूज़ कर रहा होता है, लेकिन एक सिविक सेंस जो है, हमारा ट्रेडर है, दुकानदार है, वो भी कचरा आके रोड पे फेंक रहा होता है, घर वाला फ्लैट के ऊपर है वो नीचे फेंक रहा होता है, उस तरफ नीचे फेंक रहा होता है और रिजल्टेंटली गली। अगर हम सिविक सेंस खुद क्रिएट करें, डोर टू डोर ऑलरेडी कलेक्शन हो रही होती है, तो हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। कचरा उठाने के लिए बल्दिया बस्ती के महकमा सैनिटेशन में 900 से ज़ायद मुलाजमीन हैं। इसके बावजूद सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में सफाई की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। बल्दियाती इदारों के सरबराहान के दावे अपनी जगह, लेकिन बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद ये कचरे के ढेर बता रहे हैं कि शहर में सफाई सुथराई के तमाम तर दावे झूठे हैं। शहरी दरख्वास्त करते हैं कि मुतालिका हुकाम अब ड्रामेबाजी छोड़कर अमली तौर पर शहर को साफ करें। कैमरामैन दिशान अली और शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।